हाय। अब हाइपोकाइनेटिक में बेसिकली हमने बात की थी कि हमारी मूवमेंट जो है वो स्लो डाउन हो जाती है और हाइपरकाइनेटिक में हमारी मूवमेंट जो है वो एक्सेसिव हो जाती है। हाइपोकाइनेटिक की फर्दर दो कैटेगरीज आती हैं, एकाइनेजिया एंड ब्रेडिकाइनेजिया। एकाइनेजिया का मतलब ये होता है कि जब आपने कोई मूवमेंट परफॉर्म करनी है तो उसकी इनिशिएशन जो है वो या तो इम्पॉसिबल हो जाती है या बहुत मुश्किल हो जाती है। मतलब पेशेंट अपनी कोई भी टास्क या मूवमेंट को इनिशिएट ही नहीं कर पाता या उसके लिए करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं एकाइनेजिया। और ब्रेडिकाइनेजिया या इसको हम हाइपोकाइनेजिया भी कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब मूवमेंट पेशेंट ने इनिशिएट कर ली तो उस वो मूवमेंट जो है वो स्लो डाउन हो जाती है। मतलब अगर मैंने लिखना है, माई टास्क इज आई हैव टू राइट समथिंग ऑन द पेपर, तो मेरा पेन को पकड़ना, खोलना, लिखना ये बहुत स्लो डाउन हो जाएगा, इतना स्लो डाउन कि आई विल बी इन अनएबल टू परफॉर्म द टास्क। दिस इज ब्रेडिकाइनेजिया। हाइपरकाइनेटिक मतलब इसमें आपकी जो मूवमेंट्स हैं वो एक्सेसिव हो जाती हैं, बहुत ज्यादा एक्सेसिव मूवमेंट आपकी परफॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है। इसमें आपकी डिफरेंट कंडीशंस आती हैं लाइक एथिटोसिस, कोरिया एंड बेलिस बेलिस्मस। ये तीन आपकी एग्जांपल्स आती हैं हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर्स की। हाइपोकाइनेटिक डिसऑर्डर में आपकी एग्जांपल आती है पार्किंसन डिजीज की। अब इसको हम जो है वो डिस्कस करते हैं। हाइपरकाइनेटिक मतलब आपकी मूवमेंट बहुत ज्यादा एक्सेसिव हो जाएगी। इसमें आपकी अगर लीजन होती है इन द ग्लोबस पैलिडस, जो आपका न्यूक्लियस था ग्लोबस पैलिडस, इसमें अगर आपकी लीजन होती है तो आपका एथिटोसिस होता है, जिसमें आपकी रिदिंग मूवमेंट्स जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं। कॉन्टिन्यूसली स्लो रिदिंग मूवमेंट्स इन्वॉल्विंग हैंड, आर्म, फेस और नेक। मतलब आपके जो हाथ होंगे जिनमें ग्लोबस पैलिडस की लीजन होगी, उनमें रिदिंग मतलब स्लो कॉन्टिन्यूस मूवमेंट्स जो हैं वो उनके हैंड्स में, मसल्स, आर्म में स्लो कॉन्टिन्यूस रिदिंग मूवमेंट्स, कपकपाहट वाली जिस तरह, मतलब इनवोलेंट्री या कह लो, इस तरह की जो इनकी प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड नई रिदिंग मूवमेंट्स जो है वो उनकी स्टार्ट हो जाएंगी। इस कंडीशन को हम एथिटोसिस कहते हैं। ये तब होती है अगर हमारे पास ग्लोबस पैलिडस की लीजन हो जाए। सेकंड, अगर हमारे पास पुटामेन जो है न्यूक्लियस, कॉर्डेट एंड पुटामेन न्यूक्लियस, इनकी लीजन हो जाए तो हमारे पास इनवॉलेंट्री फ्लिकिंग या डांसिंग मूवमेंट्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास अगर आप मतलब कुछ लोगों को देखो या कुछ पेशेंट्स को देखो जिनमें कॉर्डेट या पुटामेन की लीजन होती है, उनकी इनवॉलेंट्री सी उनके हाथों की मूवमेंट होती है। और वो पैटर्न किस तरह का होता है अगर आप अपने हाथ पे परफॉर्म करके देखो, हाइपर एक्सटेंशन हो जाती है, फ्लेक्शन होती है, देन एंड फर्दर ट्विस्टिंग मूवमेंट आ जाती है। ये आप कॉन्टिन्यूसली मूवमेंट करके देखो तो इस तरह लगता है मतलब जिस तरह बंदा, अगर कोई एक्स्ट्रा पर्सन देखे तो वो कहेगा कि ये पागल हो गया है, किस तरह की जो है वो कर रहा है काम। उसकी हाथ जो हैं दे विल मूव इन हाइपर एक्सटेंशन, फ्लेक्शन और भी ट्विस्टिंग मूवमेंट्स आ जाएंगी। रैपिडली ये मूवमेंट परफॉर्म होंगी। डांसिंग मूवमेंट्स भी हम इनको कह सकते हैं। ये मूवमेंट्स न सिर्फ हाथों में बल्कि उनके फेस में, उनके आर्म्स में, उनकी नेक मसल्स में, इन सब में ये मूवमेंट्स आएंगी तो वो देखने वाले को ऐसे ही लगता है कि ये अजीब सी हरकतें कर रहा है बंदा। इस कंडीशन को हम कहते हैं कोरिया। देन इस हमारे पास आता है बेलिस्मस। बेलिस्मस अगर हमारे पास सब थैलेमिक न्यूक्लियस की जो है वो लीजन हो जाती है तो इसको, इसमें हमारे पास सडन मूवमेंट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। अगर ये मूवमेंट्स हमारे पास टू वन साइड ऑफ द बॉडी प्रोड्यूस हो तो इसे हम हेमीबेलिस्मस कहते हैं, या जनरली इस टर्म को हम बेलिस्मस कहते हैं, जिसमें सडन वॉयलेंट यानी एक्सेसिव वॉयलेंट मूवमेंट जो है वो हमारे पास प्रोड्यूस होती हैं अगर हमारे पास लीजन हो जाए सब थैलेमिक न्यूक्लियस का। बाकी विल्सन डिजीज है, ये बेसिकली ऑटोसोमल रिसेसिव, जो आपके पास मेन इंपॉर्टेंट डिजीजेस हैं दैट इज एथिटोसिस, कोरिया, बेलिस्मस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज पार्किंसन डिजीज जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। विल्सन डिजीज में भी यही होती है, आपकी ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है जिसमें बेसिकली आपका एक्सेसिव कॉपर मेटाबॉलिज्म होने की वजह से जो आपका हेपेटिक एरिया है और जो आपका लेंटिक्यूलर पार्ट है, जो हमने पहले पढ़ा था, जो आपका लेंटिक्यूलर पार्ट कोडेट पुटामिन का लेंटिक्यूलर न्यूक्लियस है उसमें और आपके लिवर में एक्सेसिव कॉपर डिपोजिशन स्टार्ट हो जाती है, जिससे आपकी लिवर की और लेंटिक्यूलर न्यूक्लियस की डिजेनरेशन स्टार्ट हो जाती है। और इसकी वजह से जो डिफरेंट डिजीजेस या सिम्टम्स हमारे पास आएंगे उनको हम विल्सन डिजीज का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है पार्किंसन डिजीज। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्किंसन डिजीज में बेसिकली क्या होता है, इट्स अ हाइपोकाइनेटिक डिसऑर्डर। इसमें आपकी डोपामीन की डेफिशिएंसी हो जाती है।
आपके जैसे हमने बात की थी कि डिफरेंट फाइबर्स कनेक्ट करते हैं आपके बेसल गैंग्लिया को टू द कॉर्टेक्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। इसमें हमारे पास आते हैं नाइग्रोस्ट्राइटल फाइबर्स। नाइग्रोस्ट्राइटल फाइबर्स मतलब नाइग्रो के सब्सटेंशिया नाइग्रा जो पार्ट होता है मिड ब्रेन का, वहां से फाइबर्स आ रहे हैं, प्लस स्ट्राइटम जो कि आपके कॉर्पस स्ट्राइटम को जो है उसको कनेक्ट कर रहे हैं। अब ये जो नाइग्रोस्ट्राइटल फाइबर्स होते हैं ना, दीज आर डोपामिनर्जिक फाइबर्स जो कि डोपामीन को रिलीज करते हैं, जो कि आपकी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। अब इन फाइबर्स की अगर हमारे पास डीजेनरेशन हो जाए, जो नाइग्रोस्ट्राइटल फाइबर्स हैं जिन्होंने डोपामीन को रिलीज करना है, इनकी अगर डीजेनरेशन हो जाती है तो डोपामीन हमारे पास कम हो गया, जो कि न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे एक्ट करता है और हमारे पास हमारी मूवमेंट को जो है वो प्रॉपर कंट्रोल करता है। डोपामीन की डेफिशिएंसी की वजह से हमारे पास जो मूवमेंट्स हैं वो स्लो डाउन हो जाती हैं, या पार्किंसन डिजीज के सिम्टम्स जो हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। इसमें when there is a deficiency of dopamine there is imbalance which leads to the features of Parkinson's disease। अब ये पार्किंसन डिजीज के कॉजेस क्या हो सकते हैं हमारे पास? इडियोपैथिक मतलब विदाउट एनी नोन कॉज भी हमारे पास ओल्ड एज के पीपल में हो सकता है। कोई ट्रॉमा या हेड इंजरी हो जाए जिसमें हमारे पास कॉर्डेट या पुटामिन जो है या सब्सटेंशिया नाइग्रा इनकी जो है वो डिस्ट्रक्शन, या कोई इंजरी आ जाए जिसकी वजह से डोपामीन हमारे पास कम हो जाए, या कोई इन्फ्लुएंजा कॉम्प्लिकेशन हो जाए। बेसिकली हमारे पास पहले जो टाइम था उसमें ये भी नोट किया गया, जो वॉर का टाइम था उसमें ये नोट किया गया कि कुछ जिनमें इन्फ्लुएंजा का वायरस आता है, वो इन्फ्लुएंजा का वायरस हमारे पास ब्रेन के रीजन को भी अफेक्ट करता है, ब्रेन के इस बेसल गैंग्लिया के रीजन को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से जो डोपामीन की प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है और पार्किंसन डिजीज के सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। सेकेंडली हमारे पास डिफरेंट जो ड्रग्स हैं उनकी वजह से भी हमारे पास ये आ सकती हैं, वो ड्रग्स जो कि हमारे पास डोपामीन के रिसेप्टर्स को जो है वो ब्लॉक कर देते हैं। डोपामीन के बेसिकली ना ब्रेन में हमारे पास दो तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, D1 और D2। कुछ ऐसी ड्रग्स जो आपके D2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दें ताकि आपका डोपामीन मतलब डोपामीन बन तो सही रहा है लेकिन वो अपने रिसेप्टर पर जाके नहीं लगेगा, अपना एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, तो मतलब बेसिकली तो डोपामीन का फंक्शन ना प्रोड्यूस हुआ। तो इसलिए हमारे पास डिफरेंट ड्रग्स की वजह से भी हमारे पास ये कंडीशन जो है वो आ सकती है। ट्रीटमेंट हम इसका बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम ये डिस्कस कर लेंगे इसकी फीचर्स क्या क्या होती हैं। हमारे पास पार्किंसन डिजीज में हमारे पास एक काइनेसिया दैट इज, उसका मेन फीचर होता है कि उनको जो मूवमेंट होती है ना पार्किंसंस के पेशेंट को, वो इनिशिएट करने में ही बहुत ज्यादा उनको इश्यू आ रहे होते हैं। उनकी मूवमेंट जो है वो उनको स्टार्टअप करने में बहुत ज्यादा इशू आता है। वो उनके लिए मूवमेंट परफॉर्म करना या स्टार्ट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। अगर किसी तरीके से हम उनको पुश दे के कोई मूवमेंट स्टार्ट भी कर दें तो हाइपोकाइनेसिया मतलब उनकी वो मूवमेंट बहुत ज्यादा, या कह लो ब्रेडिकाइनेसिया जो हमने डिस्कस किया था, वो बहुत ज्यादा जो है वो उनको डिफिकल्टी होती है, स्लो डाउन हो जाती है उनकी मूवमेंट विद द पैसेज ऑफ टाइम। एक इसका फीचर ये हो गया हाइपोकाइनेसिया में, जैसे हमने पढ़ा था एकाइनेसिया डिफिकल्टी इन इनिशिएटिंग द मूवमेंट, या फिर हाइपोकाइनेसिया मतलब उनकी मूवमेंट जो है वो स्लो डाउन हो जाएगी जैसे जैसे वो अपना टास्क परफॉर्म करने की तरफ जाएंगे। सेकेंड इसकी आती है हमारे पास रिजिडिटी। रिजिडिटी फर्दर हमारे पास दो तरह की होती है, लेड पाइप रिजिडिटी और कॉकबील रिजिडिटी। अब लेड पाइप रिजिडिटी का क्या मतलब होता है? फॉर एग्जांपल आपने ना एक मूवमेंट परफॉर्म करनी है, वो एग्जांपल ले लो कि आपने एल्बो की फ्लेक्शन करनी है। अब लेड पाइप का क्या मतलब होता है कि जिस पेशेंट में पार्किंसन डिजीज का जो पेशेंट होगा उसमें अगर आप पैसिवली उस बंदे की फ्लेक्शन करा रहे हो एल्बो की, तो लेड पाइप रिजिडिटी मतलब आपको मूवमेंट इनिशिएट करने में इतना प्रॉब्लम होगा, जिस तरह लेड का जो पाइप होता है उसको आप फोल्ड करने में जितना आपको कह लो मुश्किल आती है या जितना डिफिकल्ट होता है, उतना ही पार्किंसंस के पेशेंट की मूवमेंट को इनिशिएट करना मुश्किल होता है। इस रिजिडिटी को हम कहते हैं लेड पाइप रिजिडिटी। सेकेंड रिजिडिटी आती है हमारे पास कॉकबील रिजिडिटी। कॉकबील रिजिडिटी मतलब अगर आप पैसिवली, जिन पेशेंट में कॉकबील रिजिडिटी है उन पे पैसिवली मूवमेंट करवाते हो ना, तो जर्की मूवमेंट्स प्रोड्यूस होती है। मतलब आपने उनको एल्बो की फ्लेक्शन करानी है तो थोड़ी सी फ्लेक्शन होगी फिर रुक जाएगी, फिर थोड़ी सी फ्लेक्शन होगी फिर रुक जाएगी, आपकी स्मूथ मूवमेंट नहीं होगी बल्कि जर्की आपकी मूवमेंट होगी। जर्क्स में आपको जो है वो रेजिस्टेंस जो है वो फेस करनी पड़ेगी, इसको कहते हैं कॉकबील रिजिडिटी। देन हमारे पास आते हैं स्टैटिक ट्रेमर्स या रेस्टिंग ट्रेमर्स। हमने पहले डिस्कस किया था इंटेंशनल ट्रेमर्स जो कि सेरिबेलम की लीजन की वजह से हो रहा था। सेकेंड टाइप ऑफ ट्रेमर्स होते हैं रेस्टिंग ट्रेमर्स या स्टैटिक ट्रेमर्स। ये हमारे पास पार्किंसन डिजीज के पेशेंट में पाए जाते हैं। अब ये स्टैटिक ट्रेमर्स का मतलब क्या होता है कि नॉर्मली जो पेशेंट मतलब रेस्ट पे है, कोई काम नहीं कर रहा,
तो उसको ट्रेमर्स जो हैं वो फील होंगे, उसके ट्रेमर्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। लेकिन जैसे ही हम उसको कोई काम करने को कह देंगे, फॉर एग्जाम्पल उसको है कि आप पेन पकड़ के लिखो, तो जैसे ही वो पेन पकड़ के लिखना शुरू करेगा उसके ट्रेमर्स खत्म हो जाएंगे, स्मूथली वो लिखेगा। लेकिन जैसे ही उसने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया या खत्म कर लिया, वापस रेस्टिंग पे आ गया, तो उसकी ये ट्रेमर्स जो है वो फिर से स्टार्ट हो जाएंगे। इनको हम कहते हैं रेस्टिंग या स्टैटिक ट्रेमर्स, जो कि पार्किंसंस के पेशेंट में पाए जाते हैं। देन हमारे पास इनका पोस्चर कैसा होता है पार्किंसंस का, एक सिंपल वर्ड्स में कहें तो पार्किंसन के पेशेंट का फ्लेक्स्ड पोस्चर होता है। फ्लेक्स्ड पोस्चर मतलब आपने हर मसल की जो फ्लेक्शन है उसको जो है वो एक्टिवेट कर दो। लाइक आपके नेक मसल्स फ्लेक्स होंगे तो आपकी जो चिन होगी वो चेस्ट के साथ लग जाएगी, आपके ट्रंक मसल्स भी फ्लेक्स करेंगे तो आपकी जो होलो बैक है वो बन जाएगी, आपके आर्म के रिस्ट के मसल्स ये सब फ्लेक्स होंगे, शोल्डर ड्रॉप डाउन कर जाएंगे। ये सब जो है ये फ्लेक्स्ड पोस्चर बन जाता है इन द पेशेंट ऑफ पार्किंसनिज्म। इनकी गेट की बात करें तो इनमें फेस्टिनेटिंग गेट एक नाम है, जो हम इन पेशेंट के गेट को एक स्पेसिफिक नेम देते हैं, दैट इज फेस्टिनेटिंग गेट। फेस्टिनेटिंग गेट क्या होता है कि जब ये पेशेंट्स चलते हैं ना तो इनके बहुत शॉर्ट स्टेप्स होते हैं। मतलब एक तो इन्हें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है अपनी मूवमेंट को इनिशिएट करने में, इनकी मूवमेंट इनिशिएट करने में बहुत ज्यादा इशू होगा। लेकिन अगर कोई पुश से या किसी चीज से हम इनकी मूवमेंट स्टार्ट कर भी दें तो इनकी बहुत ज्यादा शॉर्ट स्टेप्स और रैपिड स्टेप्स होंगे, बहुत तेज तेज चलेंगे और बहुत छोटे छोटे कदम लेके चलेंगे। और इनके लिए अपनी मूवमेंट को स्लो डाउन या एंड अप या खत्म करना भी मुश्किल हो जाएगा जब तक ये किसी, मतलब एक पेशेंट चल रहा है, आपने उसको धक्का देके उसको या कोई पुशअप देके स्लाइड उसको चलना स्टार्ट भी कराया, वो रैपिडली शॉर्ट स्टेप्स के साथ चलता जाएगा और उसके लिए रुकना भी मुश्किल होगा, हत्ता कि उसके आगे कोई हर्डल नहीं आ जाती जो कि उसको रोक सके। देन इनके फेस के जो एक्सप्रेशंस हैं वो भी लॉस हो जाएंगे, और जिस तरह हम बिल्कुल एक मास्क की अपेयरेंस होती है वैसे जो है फेस की अपेयरेंस होगी। उनमें लॉस ऑफ एसोसिएटेड मूवमेंट सच एज अनकॉन्शियस आर्म स्विंगिंग। जो नॉर्मल हमारा जो गेट होता है, हम नॉर्मली चलते हैं तो हमारा पैटर्न इस तरह का होता है कि हमारे आर्म्स जो हैं वो हमारे स्विंग करते हैं अलोंग विद आवर गेट पैटर्न। तो जो पार्किंसंस के पेशेंट होंगे उनमें जो अनकॉन्शियस जो आर्म की स्विंगिंग मूवमेंट होती है ड्यूरिंग द वॉकिंग वो भी एब्सेंट होगी। बबिन्स्की साइन नॉट प्रेजेंट, नो लॉस of superficial reflexes and tendon jerks are difficult to be elicited because of rigidity, otherwise they are present। चूंकि हमारे पास जो कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट या जो दूसरे ट्रैक्ट्स आ रहे हैं जिन्होंने मूवमेंट को कंट्रोल करना है, रिफ्लेक्सेस की मूवमेंट को कंट्रोल करना है, वो चूंकि नॉर्मल है तो हमारे पास रिफ्लेक्सेस डिस्टर्ब नहीं होंगे। हमारे पास टेंडन जर्क के रिफ्लेक्स क्यों उनमें डिफिकल्टी आती है, बिकॉज ऑफ देयर रिजिडिटी जो कि पार्किंसन पेशेंट में पाई जाती है। पार्किंसंस के पेशेंट में चूंकि मूवमेंट को इनिशिएट करना ही बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, इसीलिए उनके जो जर्क्स जो हैं उनमें डिफिकल्टी आती है, सिर्फ इस बेसिस पे क्योंकि उनमें रिजिडिटी आ रही है, इसलिए नहीं क्योंकि उनके जो फाइबर्स जिन्होंने उनके टेंडन रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करना था उनमें मसला है, वो बिल्कुल ठीक है, सिर्फ इनकी रिजिडिटी की वजह से इनके टेंडन जर्क्स जो हैं वो डिफिकल्ट होंगे, और इनमें कोई भी सेंसरी लॉस या पैरालिसिस हमारे पास नहीं आता। थैंक यू सो मच।